इस वीडियो में आज हम क्लास 8 के सोशल साइंस की ज्योग्राफी का चैप्टर 4 एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। Gurpreet, Madhav and Tina were walking through the village where they saw a farmer tilling land. The farmer told them that he was growing wheat and had just added manure to the soil to make it more fertile. He told the children that the wheat would fetch a good price in the mandi, from where it would be taken to factories to make bread and biscuit from flour. This transformation from a plant to a finished product involves three types of economic activity. These are primary, secondary and tertiary. गुरप्रीत, मधु एंड टीना एक गांव से गुजर रहे थे। वहां उन लोगों ने एक किसान को खेत की जुताई करते हुए देखा। किसान ने उन लोगों से कहा कि वो गेहूं की बुआई करने जा रहा है और मृदा को यानी मिट्टी को और अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद डाला है। उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा, जहां से उसे आटे में परिवर्तित करके कारखाने में डबल रोटी और बिस्कुट बनाने के लिए ले जाया जाएगा। दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए प्लांट टू ए फिनिश्ड प्रोडक्ट इन्वॉल्व थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में तीन प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। ये दीज आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ये प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीय क्रियाएं हैं। नाउ वी ट्राई टू नो अबाउट प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी एंड टर्सरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्सरी एक्टिविटी, प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, तृतीय क्रियाएं क्या है? प्राइमरी एक्टिविटीज इंक्लूड ऑल दोज कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड production of natural resources. Agriculture, fishing, gathering and mining are example of primary activity. प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। कृषि, मत्स्यन, मछली पालन और संग्रहण, गैदरिंग, माइनिंग, खनन इनके अच्छे उदाहरण हैं, यानी प्राथमिक क्रियाओं के ये अच्छे उदाहरण के रूप में हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज आर कनेक्टेड विद प्रोसेसिंग ऑफ दीज नेचुरल रिसोर्सेज। द्वितीय क्रियाएं इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, इस्पात निर्माण, बेकिंग ऑफ ब्रेड, डबल रोटी पकाना and weaving of cloth are example of this activity। यानी इस्पात निर्माण, डबल रोटी पकाना, कपड़े बुनना, ये मुख्य रूप से द्वितीयक क्रियाओं की उदाहरण के रूप में है। टर्सरी एक्टिविटी, तृतीय क्रियाएं। तृतीय क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती हैं। यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन तृतीय क्रियाओं के उदाहरण हैं। व्हाट इज एग्रीकल्चर? अब जानते हैं कृषि के बारे में। कृषि क्या है? तो एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटी। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड रेयर ऑफ लिवस्टॉक। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है। इन द वर्ल्ड 50% ऑफ
persons are engaged in agriculture activity. विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। 2/3 ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी। अनुकूल स्थलाकृति, मृदा, सॉइल यानी मिट्टी, एंड क्लाइमेट जलवायु कृषि क्रियाओं के लिए, कृषि कलाप के लिए, कृषि क्रियाओं के लिए अनिवार्य है। द लैंड ऑन विच क्रॉप आर ग्रोन इज नोन एज एरेबल लैंड। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं उस भूमि को कृषिगत भूमि कहा जाता है या कृषिगत भूमि कहलाती है। आगे डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर या कल्टीवेशन, क्या इनके बारे में भी जानते हैं? तो चलिए आज इनके बारे में जानते हैं। एग्रीकल्चर, द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सॉइल, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लिवस्टॉक, इट इज आल्सो कॉल्ड फार्मिंग। यानी मिट्टी की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला है, इसे खेती भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग। सेरिकल्चर, नेक्स्ट सेरिकल्चर, कॉमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म टू एक्सट्रैक्ट सिल्क, यानी रेशम के कीड़ों का वाणिज्यिक पालन। नेक्स्ट पिसिकल्चर, ब्रीडिंग एंड रेयरिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक एंड पॉन्ड्स, यानी मछली पालन, मत्स्य पालन, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन करना। विटीकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, यानी अंगूर की खेती करना। हॉर्टिकल्चर यानी उद्यान कृषि, ग्रोइंग वेजिटेबल, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर कॉमर्शियल यूज, यानी वाणिज्यिक उपयोग के लिए या व्यापारिक उद्देश्य से सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना। फार्म सिस्टम, नेक्स्ट है आगे फार्म सिस्टम या कृषि तंत्र। एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट एज ए सिस्टम। द इंपॉर्टेंट इनपुट्स आर सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी एंड लेबर। कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में भी देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश या इनपुट बीज, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, उर्वरक, मशीनरी और लेबर, श्रमिक, मुख्य रूप से ये इनके इनपुट्स हैं या इन पर ये निवेश किया जाता है। जुताई, बुआई, निराई, सिंचाई, कटाई, इसकी कुछ क्रियाएं हैं। सम ऑफ द ऑपरेशन इन्वॉल्व आर प्लोइंग, सोइंग, इरिगेशन, बीडिंग एंड हार्वेस्टिंग, यानी इनकी कुछ क्रियाएं हैं जैसे जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई। द आउटपुट्स फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड क्रॉप्स, वूल, डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। इस तंत्र के आउटपुट के रूप में फसल, ऊन, डेयरी और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स के रूप में प्राप्त होते हैं। आउटपुट के रूप में ये अलग अलग प्राप्त किए जा सकते हैं या प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, कृषि के प्रकार।
Farming is practiced in various ways across the world, depending upon the geographical conditions, demand of produce, labor and level of technology. यानी विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है, जो कि भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर है कि इस कृषि को दो मुख्य भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है. फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स, नेमली subsistence farming, number 1 subsistence farming and number 2 commercial farming. यानी ये दो तरीके से इसको दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, निर्वाह कृषि सबसिस्टेंस फार्मिंग और वाणिज्यिक कृषि कॉमर्शियल फार्मिंग. अब सबसिस्टेंस फार्मिंग निर्वाह कृषि क्या होती है, इसके बारे में जानना. दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली. इस प्रकार की खेती कृषक या किसान अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से करता है. ट्रेडिशनली लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर आर यूज टू प्रोड्यूस ऑन स्मॉल आउटपुट. यानी पारंपरिक तरीके से कम उपज प्राप्त करने के हिसाब से, कम उत्पादन के हिसाब से, क्योंकि वो अपने परिवार के हिसाब से उत्पादन कर ले, इस हिसाब से वो कम स्तरीय टेक्नोलॉजी और पारिवारिक श्रम का उपयोग करता है. कहने का मतलब ऐसा परिवार जो अपने परिवार की जरूरतों के लिए केवल खेती करता हो और वो पारंपरिक तरीके से जिसमें कम स्तर की टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी और हाउस होल्ड लेबर पारिवारिक श्रम का उपयोग करता है. सबसिस्टेंस फार्मिंग कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज, यानी निर्वाह खेती पुनः दो भागों में वर्गीकृत की जा सकती है. इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग यानी गहन निर्वाह खेती, दूसरा प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग. इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर या फार्मिंग क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं. इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, द फार्मिंग कल्टिवेट्स ए स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर. गहन निर्वहन खेती में किसान एक छोटे भूखंड पर या छोटे से प्लॉट पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है. Climate with large number of days with sunshine and fertile soil permit growing of more than one crop annually on the same plot. यानी अधिक धूप वाले यानी अधिक गर्मी वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वरा युक्त मिट्टी वाले खेत में एक साल में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं. यानी इस तरह की इंटेंसिव सब्सिडी फार्मिंग में किसान के द्वारा एक ही खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगा सकता है. राइस इज द मेन क्रॉप, चावल मुख्य फसल होती है. इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में किसान के द्वारा जो खेती की जा रही होती है उसमें उसका राइस या चावल मुख्य फसल होती है. अदर क्रॉप्स इंक्लूड व्हीट, मेज, पल्सेस एंड ऑयल सीड. अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल हैं. इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रीवलेंट इन द थिकली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ मॉनसून रीजन्स ऑफ साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया. गहन निर्वहन खेती
दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में भी प्रचलित है। अब दूसरा, जिस तरह से ये अभी अलग अलग प्रकार बताए गए थे, इस तरह से सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इसमें सब्सिस्टेंस फार्मिंग में अलग अलग इनके टाइप्स बताए थे। तो उनमें प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इंक्लूड्स शिफ्टिंग कल्टीवेशन, नोमैडिक हर्डिंग। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है एंड नोमैडिक हर्डिंग क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले शिफ्टिंग कल्टीवेशन, हाउ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज डन, यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब स्थानांतरी खेती। स्थानांतरी खेती या स्थानांतरी कृषि किस प्रकार की जा सकती है, कैसे की जाती है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस इन द थिकली फॉरेस्टेड एरियाज ऑफ अमेजन बेसन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया। स्थानांतरी खेती अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों में, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। इट रिसीव हैवी रेनफॉल एंड दिस हेल्प इन द क्विक रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं। A plot of land is cleared by felling the trees and burning them. वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ कर लिया जाता है। A plot of land is cleared by felling the trees and burning them. वृक्षों को, पेड़ों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है। The ashes are then mixed with the soil and crops like maize, yam, potato and cassava are grown. वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब उनकी जो राख, जले हुए वृक्षों और पत्तियों की जो राख होती है, उस राख को मिट्टी में मिलाया जाता है तथा उस मिट्टी में मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। After the soil loses its fertility, the land is abandoned and the cultivator move to a new plot. भूमि की उर्वरकता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक या कल्टीवेटर नए भूखंड पर चला जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज आल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्थानांतरित खेती को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। यानी यहाँ ये स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जो नाम दिया गया, वो कर्तन एंड दहन, काटना और जलाना कृषि के रूप में भी इसे जाना जाता है। इसके बाद अब आता है नोमैडिक हर्डिंग, यानी चलवासी पशुचारण। नोमैडिक हर्डिंग इज प्रैक्टिस इन द सेमी एरिड एंड एरिड regions of Sahara, Central Asia and some parts of India like Rajasthan and Jammu and Kashmir. पशुचारी चलवासी पशुचारण सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में, यानी यहाँ जो ड्राई रीजन होते हैं, जैसे सहारा का भाग राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर में प्रचलित है। In this type of farming, herdsmen move from place to place with their animals for fodder and water along a definite route. The type of movement arises in response to climatic constraints and terrain. यानी
इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते हैं, निश्चित मार्ग से घूमते हुए वापस आ जाते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलवायविक बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट अराइज इन रेस्पॉन्स टू क्लाइमेटिक कांस्टेंट एंड टेरेन, यानी इस प्रकार की गतिविधि जलवायु बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं, यानी हर्ड्समैन शीप, कैमल, याक एंड गोट्स आर मोस्ट कॉमनली रेयर्ड। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक, बकरियां इत्यादि पालते हैं। These animals provide milk, meat, wool, hides and other products to the herders and their family. ये पशुचारकों को उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। कहने का मतलब जो हर्ड्समैन होते हैं वो इस तरह से अपने परिवार की आजीविका चलाने के लिए अलग अलग प्रकार के एनिमल्स को पालते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो ड्राई रीजन है, जो शुष्क क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में इस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं। अब आता है अगला कॉमर्शियल फार्मिंग, यानी जो फार्मिंग के दो स्टार्टिंग में जो रूप बताए थे, एक तो था निर्वाह खेती, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, दूसरा था वाणिज्यिक खेती, कॉमर्शियल फार्मिंग। निर्वाह खेती में उसके अलग अलग प्रकार थे, उनको पढ़ा। इसके बाद अब आता है कॉमर्शियल फार्मिंग, यानी वाणिज्यिक खेती। क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर reared for sale in the market. The area cultivated and the amount of capital invested is large. यानी वाणिज्यिक कृषि में, खेती में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है, मार्केट में बेचने के उद्देश्य से किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाई मशीन, अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। कॉमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड्स कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। यानी कॉमर्शियल फार्मिंग में मुख्य तौर से वाणिज्यिक अनाज कृषि, यानी अनाज को, ग्रेन को व्यापारिक उद्देश्य से उत्पादन करना। इसके अलावा मिक्स फार्मिंग, मिश्रित खेती के रूप में, और प्लांटेशन एग्रीकल्चर, रोपण खेती के रूप में। इसके बाद देखिए आगे आता है कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, वाणिज्यिक अनाज कृषि। इन कॉमर्शियल ग्रीन फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कॉमर्शियल पर्पज, यानी वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं। व्हीट एंड मेज आर कॉमन कॉमर्शियली ग्रोन ग्रेन्स। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। इट इज मोस्टली प्रैक्टिस इन द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान में वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। ये मुख्य तौर से इन क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। दीज एरियाज आर स्पार्सली पॉपुलेटेड विद लार्ज फार्म्स स्प्रेडिंग ओवर हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर्स। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के कई फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले क्षेत्र हैं।
Severe winter restrict the growing season and only a single crop is growing. अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है, इसलिए केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। अब आता है मिक्स्ड फार्मिंग यानी मिश्रित खेती। मिश्रित खेती में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। कहने का मतलब इन मिक्स्ड फार्मिंग द लैंड इज यूज फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप्स एंड रेयरिंग लिवस्टॉक। यानी मिश्रित खेती में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। इट्स प्रैक्टिस इन यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। मिक्स फार्मिंग में बी ट्रीटेड एज ए स्पेशल केस ऑफ डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। मिश्रित खेती विशेष प्रकार की खेती के रूप में जानी जाती है। इसके बाद आता है अगला प्लांटेशन एग्रीकल्चर, रोपण खेती। प्लांटेशन are a type of commercial farming system where single crop of tea, coffee, sugarcane, cashew, rubber, banana और cotton are grown। रोपण खेती यानी प्लांटेशन एग्रीकल्चर, रोपण खेती वाणिज्यिक कृषि का ही एक प्रकार है, जहाँ चाय, कहवा, काजू, रबर, केला इत्यादि कपास की अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। यानी केवल सिंगल फसल, सिंगल क्रॉप, एक ही फसल उगाई जाती है। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड। इसमें बहुत बड़े पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। द प्रोड्यूस मे बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ और इन नियर बाई फैक्ट्री। इसमें उत्पाद का प्रसंस्करण खेती पर ही या निकट के कारखानों में किया जा सकता है। यानी इस तरह की खेती अधिकतर ऐसे स्थानों पर की जाती है जहां फैक्ट्रियां या जो कारखाने होते हैं उनके आसपास या उनके नजदीक की जाती है। द डेवलपमेंट ऑफ ए ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज एसेंशियल फॉर सच फार्मिंग। इस प्रकार की खेती के लिए परिवहन का जो नेटवर्क है वो अनिवार्य रूप से विकसित होना चाहिए। मेजर प्लांटेशन आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। रबर इन मलेशिया, कॉफी इन ब्राजील, टी इन इंडिया एंड श्रीलंका। यानी मलेशिया में रबर का उद्योग, रबर, ब्राजील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके कुछ उदाहरण के रूप में है। अब आते हैं मेजर क्रॉप्स, यानी मुख्य फसलें कौन कौन सी होती हैं। मुख्य फसलों के रूप में देखा है तो ए लार्ज वेराइटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन टू मीट द नीड्स ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन। यानी बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। मैनी क्रॉप्स आर सप्लाई रॉ मटेरियल फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। बहुत सारी फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करती हैं। मेजर फूड क्रॉप्स आर व्हीट, राइस, मेज एंड मिलेट। प्रमुख फसलें गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा खाद्य फसलों के रूप में होती हैं। मेन फाइबर क्रॉप्स आर जूट एंड कॉटन। जूट और कपास रेशेदार फसलों के रूप में उगाई जाती हैं। इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप्स आर टी एंड कॉफी। इसके अलावा चाय और कहवा, कॉफी मुख्य पेय फसलों के रूप में है। मेजर क्रॉप्स में ये अलग अलग तरह की 3 प्रकार की फसलों के रूप में उगाई जाती हैं। एक खाद्य फसलें, दूसरी फाइबर क्रॉप और तीसरा बेवरेज यानी खाद्यान्न जो भोजन के
लिए यूज की जाती हैं। दूसरा फाइबर क्रॉप्स जो रेशेदार फसलें होती हैं, और तीसरा इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप्स यानी पेय फसलों के रूप में, जिनसे पेय पदार्थ तैयार किए जाते हैं। अब मुख्य फसलों में, मुख्य खाद्यान्न फसलों में देखें तो राइस, मुख्य खाद्य फसल राइस इज द मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड, यानी चावल विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। इट इज द स्टेपल डाइट ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार के रूप में है, यानी सब ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स का ये मुख्य आहार या मुख्य भोजन के रूप में। राइस नीड्स हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, यानी चावल को या राइस को उगाने के लिए या इसकी फसल के लिए इसमें अधिक तापमान, अधिक आर्द्रता एवं अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इट ग्रोज बेस्ट इन एलुवियल क्ले सॉइल विच कैन रिटेन वाटर। यह फसल चिकनी जलोढ़ मिट्टी में अच्छी प्रकार से होती है, जिसमें कि जल रोकने की क्षमता होती है, क्योंकि इसको जल की ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए ये चिकनी मिट्टी में अच्छी प्रकार से फसल उगाई जा सकती है। चाइना लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस फॉलोड बाय इंडिया, जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है, इसके बाद क्रम से भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र भी उत्पादक देशों में है। इसके बाद खाद्यान्न फसल में वीट, गेहूं। वीट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ द हार्वेस्ट। इट थ्राइव्स बेस्ट इन well drained loamy soil. Wheat is grown extensively in USA, Canada, Argentina, Russia, Ukraine, Australia and India. In India it is grown in winter wheat crop, wheat grain. Wheat requires moderate temperature, यानी गेहूं के लिए बढ़ने के लिए मध्यम तापमान एवं वर्षा और फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। यानी गेहूं की फसल को उगाने के लिए मध्यम तापमान की जरूरत होती है, मीडियम टेम्परेचर एंड रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन, यानी जब इसे उगने का जब समय होता है, उगाने का जब समय होता है, बोने का जो समय होता है, तो उस समय मीडियम टेम्परेचर चाहिए और बरसात चाहिए, यानी पानी की आवश्यकता होती है। लेकिन कटाई के समय पर इसे तेज धूप यानी अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। चाइना इट थ्राइव्स बेस्ट इन वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल। इसका विकास अपवाहित दोमट मृदा में यानी दोमट मिट्टी में सर्वोत्तम होता है। गेहूं व्हीट इज ग्रोन एक्सटेंसिवली यूएसए। गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। इन इंडिया इट इज ग्रोन इन विंटर। भारत में ये शीत ऋतु में उगाया जाता है, यानी भारत में मुख्य तौर से इसकी फसल शीत ऋतु में, सर्दियों के समय में उगाई जाती है। अब इसके बाद नेक्स्ट खाद्यान्न फसलों में देखें तो मिलेट्स। मिलेट्स आर नोन एज कोर्स ग्रेन एंड कैन बी ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल्स। ये मोटे अनाज के रूप में भी जानी जाती हैं
और कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जा सकती हैं। इट इज ए हार्डी क्रॉप दैट नीड्स लो रेनफॉल एंड हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर एंड एडिक्वेट रेनफॉल। ये ऐसी फसलें हैं जिसे कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान तथा पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। यानी ये कम पानी में, कम बरसात में तथा कम टेम्परेचर में और जितनी बरसात की जरूरत हो उतने में ये फसलें उगाई जा सकती हैं। ज्वार बाजरा एंड रागी आर ग्रोन इन इंडिया, नाइजीरिया एंड चाइना। यानी नाइजीरिया, चाइना और भारत में ज्वार बाजरा और रागी की फसलें उगाई जाती हैं। इसके बाद मेज, मक्का, ये भी एक खाद्यान्न है। खाद्यान्न क्रॉप के रूप में मेज का उत्पादन होता है। देखते हैं, मेज रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन। इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इट नीड्स वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल। इसको उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है तथा अपवाहित यानी पानी की निकास की व्यवस्था अनिवार्य है। मेज इज ग्रोन इन नॉर्थ अमेरिका, ब्राजील, चाइना, रसिया, कनाडा, इंडिया एंड मैक्सिको। मेज प्लांट मेज इज ग्रोन इन नॉर्थ अमेरिका, ब्राजील, चाइना, रसिया, कनाडा, इंडिया एंड मैक्सिको। मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राजील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मैक्सिको में मुख्य रूप से उगाई जाती है। अब अन्य कॉमर्शियल क्रॉप्स में आते हैं तो जो कॉटन फाइबर क्रॉप्स के रूप में है कॉटन। कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, 210 frost free days and bright sunshine for its growth. It grows best on black and alluvial soil. China, USA, India, Pakistan, Brazil and Egypt are the leading producer of cotton. It is one of the main raw materials for the cotton textile industry. कॉटन इसकी वृद्धि के लिए या इसके उत्पादन के लिए उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल यानी हल्की वर्षा, अधिक तापमान, हल्की वर्षा, 200 से या 210 तक ठंड रहित, पाला रहित दिनों की आवश्यकता होती है और इनको उस दिनों में चमकीली धूप की आवश्यकता होती है, सनशाइन की आवश्यकता होती है। यह काली और जलोढ़ मिट्टी में सर्वोत्तम रूप से उगाई जाती है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील और मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक देश हैं। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए भी एक महत्वपूर्ण कच्चा माल के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके बाद अन्य रेशेदार फसलों में फाइबर क्रॉप में जूट वाज आल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर, यानी जूट को सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है। इट ग्रोज वेल ऑन एलुवियल सोइल एंड रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर एंड heavy rainfall and humid climates. This crop is grown in the tropical areas. यह जलोढ़ मिट्टी में अच्छे ढंग से विकसित होता है या जलोढ़ मिट्टी में इसका खेती अच्छी प्रकार से हो सकती है और इसे उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। इसके अलावा भारी वर्षा और ह्यूमिड क्लाइमेट यानी आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी
उत्पादक देश है। इंडिया एंड बांग्लादेश आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट, यानी भारत और बांग्लादेश मुख्य उत्पादक क्षेत्र के उत्पादक देश के रूप में है। नेक्स्ट आता है अगली फसल के बारे में, जिसे बेवरेज क्रॉप्स कहा जाता है, यानी पेय फसल है। तो पेय फसल के रूप में कॉफी एंड टी। तो सबसे पहले कॉफी रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट एंड वेल ड्रेन्ड लोमी सोइल। इसके लिए गर्म एवं यानी कॉफी के उत्पादन के लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित यानी वेल ड्रेन्ड पानी की व्यवस्थित खेती के आधार पर इसको किया जा सकता है। इसके लिए दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। हिल स्लोप्स आर मोर सुइटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप। इस फसल की वृद्धि के लिए या इस फसल के उत्पादन के लिए पर्याप्त पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होते हैं, क्योंकि बरसात का पानी इसमें रुकना नहीं चाहिए, भरना नहीं चाहिए। इस हिसाब से इसको ढाल वाली, पर्वतीय ढाल वाली लैंड बहुत उपयुक्त है। ब्राजील इज द लीडिंग प्रोड्यूसर फॉलोड बाई कोलंबिया एंड इंडिया। कॉफी यानी कॉफी को उगाने में सबसे ज्यादा ब्राजील अग्रणी देश है, इसके पश्चात कोलंबिया और भारत। नेक्स्ट आता है टी, चाय। टी इज ए बेवरेज क्रॉप ग्रोन ऑन प्लांटेशन, यानी बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल के रूप में है। चाय बागानों में उगाई जाने वाली फसल के रूप में है। दिस रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर फॉर द ग्रोथ ऑफ इट्स टेंडर लीव्स। यानी इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समान रूप से वितरित हाई रेनफॉल यानी उच्च बरसात की आवश्यकता होती है। इट नीड्स वेल ड्रेन्ड लोमी सोइल एंड जेंटल स्लोप। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मिट्टी और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। लेबर इन लार्ज नंबर इज रिक्वायर्ड टू पिक द लीव्स। इसकी पत्तियों को चुनने के लिए अत्यधिक मात्रा में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब इसकी पत्तियों को चुनने के लिए इसमें बहुत अधिक संख्या में लेबर की श्रम की आवश्यकता होती है। कीनिया, इंडिया, चाइना, श्रीलंका प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी टी इन द वर्ल्ड। यानी केनिया, भारत, चाइना, श्रीलंका इसके मुख्य विश्व में मुख्य उत्पादक देश के रूप में जाने जाते हैं। अब आता है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, यानी कृषि का विकास, खेती का विकास। अपने भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत में बढ़ती जनसंख्या की खाद्यान्न की आपूर्ति हेतु खेती में, एग्रीकल्चर में खाद्यान्न के उत्पादन के लिए किस तरह से क्या डेवलपमेंट किए गए हैं उनके बारे में जानना है। तो एफर्ट्स आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन in order to meet the growing demand of increasing population, increase agriculture production। कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से है। यह कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलग अलग बहुत सारे तरीके हैं। उन तरीकों को अपना करके इसके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार, यानी इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन ए ईयर। इसके अलावा इंक्रीजिंग एरिया अंडर कल्टीवेशन, यानी बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके।
दूसरा, बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ा करके एक साल में ज्यादा से ज्यादा फसलों को उगा करके। इंप्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटीज इन ऑर्डर टू इंक्रीज यील्ड पर एकड़, सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि करके। यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स टू इंक्रीज यील्ड, उर्वरकों और उच्च उपज देने वाले बीजों के प्रयोग द्वारा। यूज हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड, यूज मशीनरी इन कल्टीवेशन, यानी कृषि का मशीनीकरण करके, यानी आधुनिक मशीनों का उपयोग करके भी कृषि का विकास किया जा सकता है। द मेन एम ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इज टू प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी फॉर द ग्रोइंग वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी कृषि का विकास का मुख्य लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना। एग्रीकल्चर हैज डेवलप्ड वर्ल्ड ओवर, द डेवलपमेंट वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी जो खेती का विश्व स्तर पर जो डेवलपमेंट किया जा रहा होता है वो डेवलपमेंट अलग अलग स्थान पर वेरी करता है, यानी भिन्न भिन्न प्रकार से डेवलपमेंट दिखाई देता है। अब इसको देखने के लिए देख सकते हैं फार्मिंग इन इंडिया, कि भारत में जो डेवलपमेंट किए जा रहे होते हैं तो क्या वो वास्तव में भारत जैसे देश में जो कि डेवलपिंग कंट्री के रूप में है, तो क्या वहाँ ये जो डेवलपमेंट के लिए जो तरीके अपनाए जा रहे हैं क्या वो भारत में संभव है। दूसरा, फार्मिंग इन यूएसए, अगर यूएसए में जहाँ अमेरिका जैसे देश में जहाँ जो डेवलप कंट्री है तो वहाँ किस तरह से डेवलपमेंट को किया जा रहा होता है, तो इनका हम कंपैरिजन करके देख सकते हैं। लैंड होल्डिंग आर स्मॉल ड्यू टू द इनहेरिटेंस ऑफ लॉ, यानी भारत में लोगों के पास छोटे छोटे खेती के प्लॉट हैं क्योंकि वहां इनहेरिटेंस ऑफ लॉ, पूर्वजों से प्राप्त जो संपत्ति होती है उसमें नियम के अनुसार जितना जिसका शेयर होता है उस हिसाब से उनको उसी तरह के जो लैंड होती है उसमें उनके प्लॉट मिलते हैं और वो छोटे होते जाते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ फूड इज द टॉप प्रायोरिटी, अधिकतर खाद्यान्न को उगाना मुख्य प्रमुख वरीयता होती है। द एरिया अंडर फॉडर क्रॉप इज ऑलमोस्ट इज सिग्निफिकेंट, यानी जो फसलों का उगाने वाला जो क्षेत्र है वो मोस्टली आवश्यकताओं को पूरे करने के हिसाब से किया जाता है। मोस्ट ऑफ द फार्म वर्क एज प्लोइंग, इरिगेशन एटसेट्रा आर डन बाय एनिमल्स एंड द मेंबर ऑफ फार्मर्स फैमिली, यानी अधिकतर जो कृषि कार्य जो किए जा रहे होते हैं वो पुराने तरीके से या परिवार के सदस्यों के द्वारा उसमें काम किया जा रहा होता है। खेतों की जुताई के लिए, सिंचाई के लिए पुराने या एनिमल्स को यूज किया जा रहा होता है, पुराने तरीकों को अपनाया जा रहा होता है और घर के फैमिली के जो परिवार के जो सदस्य होते हैं वो उसमें अपना श्रम दे करके खेती करते हैं। अर्थात छोटे छोटे प्लॉट्स पर कम या निम्न स्तर की प्रौद्योगिकी का उपयोग करके केवल सब्सिस्टेंस यानी निर्वहन कृषि के रूप में खेती की जाती है, जबकि जो डेवलप कंट्री हैं जैसे फार्मिंग इन यूएसए यानी अमेरिका में या अन्य जो डेवलप कंट्री हैं उनमें किस तरह से खेती की जा रही है, तो द रोलिंग प्लेन आर वेल ड्रेन्ड एंड सुटेबल फॉर एक्सटेंसिव मैकेनाइज्ड फार्मिंग, यानी वहाँ इस तरह के जो फार्म हैं जिनमें मशीनों का उपयोग करते हुए और सुटेबल ड्रेन, पानी की इरिगेशन, पानी की व्यवस्था के हिसाब से एकदम सही किया हुआ है। द नेचुरल एनवायरनमेंट हैव फेवर्स द कल्टीवेशन ऑफ ए वेराइटी इन क्रॉप,
इसके अलावा वहाँ का जो प्राकृतिक वातावरण है वो भी वहाँ की जो कल्टीवेशन है, जो खेती की जा रही होती है, वो विभिन्न प्रकार की फसलों के अनुकूल किया जा रहा होता है। द डार्क ब्राउन सॉइल इज फ्यू ऑफ ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। काली ब्राउन जो मृदा होती है वो ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर यानी रासायनिक मैटर से युक्त होती है, जो उपजाऊ होती है। द ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे कनेक्ट द राइन ऑफ टू द कंज्यूमिंग सेंटर्स एंड द टाउन पार्ट। इसके अलावा जो रेलवे उन क्षेत्रों तक उनकी कनेक्टिविटी दी गई है जहाँ से इस तरह के केंद्र और वो जो कस्बों वाले जो विभिन्न पार्ट हैं उन तक इनकी पहुंच होती है। द साइज ऑफ द फार्म इज अबाउट 1000 हेक्टेयर। वहाँ साइज जो खेती करने के जो प्लॉट होते हैं उनका लगभग 1000 हेक्टेयर तक का साइज होता है। तो इस प्रकार से उन जगहों पर जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के जो स्टेप जो लिए जा रहे होते हैं वो अपने में बिल्कुल अलग होते हैं, और वहाँ जो खेती की जा रही होती है वो बिजनेस के पर्पज से की जाती है, यानी वाणिज्यिक खेती के रूप में की जा रही होती है। तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। चलिए, थैंक यू।